नमस्कार बिहार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोग का। भैया त्योहार व्योहार निपट रहा है धीरे धीरे। और त्योहार है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी, किसी भी हालत में करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपके अंकित सर आपके साथ खड़े रहेंगे, क्लासेस तो आपको करनी करनी पड़ेंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। गुड क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो भैया सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, पेपर तो देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। एज वेल एज हम आपको लेकर के आ गए हैं अपने उसी सीरीज में जिसमें हम रोज रात 8 बजे करते हैं जीके जीएस के मॉक टेस्ट। और आज हम रात 8 बजे कर रहे हैं अपना एक और मॉक टेस्ट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भाई बिहार में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे पेपर की झड़ी फिर से लग जाएगी, और दिसंबर तक बीपीएससी के पेपर्स लगातार लगे ही हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आपका कांस्टेबल की वैकेंसीज हो, चाहे चलंत दस्ता की वैकेंसीज हो, चाहे कार्यालय परिचारी की वैकेंसीज हो, लगातार पेपर लगे हुए हैं और ये पेपर लगातार चलते रहेंगे। तो आप जो भी बैच, आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर जाकर के वहां से कवर कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, अंकित द्विवेदी सर, अंकित द्विवेदी सर, पीडब्ल्यू, ठीक। चलो भैया, अंकित द्विवेदी सर, पीडब्ल्यू। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा पोल गड़बड़ है, पोल महाराज आज नाराज हैं, तो हमें आंसर खुद ही करना पड़ेगा। चलो भाई, तो आंसर, पहला क्वेश्चन कहता है कि सर ये बता दो, पहला क्वेश्चन कहता है कि सर ये बता दो। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना जरा बेटा। हाँ चलो बढ़िया। अंग्रेजी यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हुई है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेजी यहाँ पे गलत टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पहले सवाल में आप लोगों को हिंदी में ही उत्तर देना पड़ेगा, मतलब हिंदी वाले क्वेश्चन से ही काम चलाना पड़ेगा। बताओ, पहला सवाल कहता है कि भाई ये जो सितारा देवी जी हैं, इनका संबंध किससे है। मणिपुर नृत्य से है, कथक नृत्य से है, गरबा नृत्य से है, या हिंदुस्तानी गायन से है। बहुत ध्यान से आंसर को, क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आंसर करिएगा, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। मणिपुर, कथक, गरबा, हिंदुस्तानी गायन, बताइए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसको, अगर हम बात करें सितारा देवी जी को, तो सितारा देवी जी जो है एक नृत्यांगना थी, नृत्यांगना थी। और नृत्यांगना कैसी थी भाई, ये कथक की नृत्यांगना थी, ठीक है। कथक की नृत्यांगना थी। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप सितारा देवी की बात करेंगे तो इन्हें कथक की रानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कथक की रानी, क्वीन, क्वीन ऑफ कथक फॉर्म, रानी के नाम से इनको जाना जाता था। आंसर हो जाएगा बी, ठीक। कथक की रानी के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें, साथ ही साथ अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है, तो भारतनाट्यम, मणिपुरी और पश्चिमी बैलो सहित अन्य नृत्य शैलियों में भी इन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। इनको कुछ सम्मान मिले हैं, जैसे पद्मश्री मिला हुआ है, संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार जैसे कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। संगीत नाट्य अकेडमी की बात करें तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। और कथक का बहुत बड़ा सेंटर है ये, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई, अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि भाई जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, या फिर मणिसुब्रतम, मणिसुब्रतम। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें, मुझे बताओ कि जो जैन तीर्थंकर थे, कितने जैन तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर कितने हुए हमारे पास, टोटल कितने तीर्थंकर थे, बताओ टोटल कितने तीर्थंकर थे बेटा। चलो कमेंट करो फटाफट, टोटल कितने तीर्थंकर थे। और इसमें से मैं आपको बताऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, 16वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां, ये पूछे जाते हैं बहुत बार। इनका नाम, क्रम और प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो 24 तीर्थंकर, टोटल 24। अगर मैं बात करूं पहले तीर्थंकर, तो पहले तीर्थंकर हैं आपके ऋषभ देव जी, फर्स्ट ऋषभ देव जी हैं प्रथम तीर्थंकर। अगर मैं बात करूं पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ है 23वें, 23वें तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर, ठीक है। पेन में थोड़ा और पतला कर दूं क्या।
और अगर मैं महावीर जी की बात करूं तो महावीर जी 24वें तीर्थंकर हैं बेटा, 24वें। ठीक है, मणि सुब्रत, मणि सुब्रत, ठीक है, हमारे काम के आदमी है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर सी। अगर मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाऊं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उन्होंने वर्धमान के नाम, उन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था, और इस युग का अंतिम तीर्थंकर इनको माना गया, क्योंकि 24वें थे लास्ट, इसके बाद कोई नहीं बना। ठीक है, वर्धमान 599 ईसा पूर्व। अब जो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपने कई बार पेपरों में देखा होगा, आपसे पूछता है कि तीर्थंकर के नाम पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन कौन से क्रम के थे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई जैसे हमसे पूछ रहा है 24वें कौन है, 23वें कौन है, पहले कौन है, तीसरे कौन है। तो यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 24 में ये 9 बहुत पूछे जाते हैं। टोटल 24 में ये 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे सवाल बनता है। जैसे अगर हम बात करें ऋषभ देव जी, जो कि संस्थापक हैं, पहले तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये भी कई बार पूछा जाता है, सांड। ठीक, दूसरे अजीत नाथ जी हैं, अजीत नाथ जी सेकंड हैं, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। तीसरे हैं संभवनाथ, संभवनाथ है तीसरे, और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। फिर है संपार्श्वनाथ जो कि 7वें हैं, और इनका नंबर है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक। फिर हैं शांतिनाथ जी, जिनका नंबर है 16वां, और इनका नंबर है हिरण, इनका जो चिन्ह है वो है हिरण। फिर हैं आपके 21वें नामीनाथ, जो कि 21 नंबर के हैं, इनका है नीलकमल। फिर हैं अरिष्टनेमी, बहुत बार पूछा जाता है, 22वें नंबर के हैं, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के हैं, और इनका नंबर है सर्प। और हमारे महावीर स्वामी 24वें नंबर के हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, बाघ, शेर। ठीक, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि सर ये बताओ कि ये जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है ये किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू स्टेडियम बताइए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। तो अगर आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम की बात करेंगे तो ये लखनऊ में पाया जाता है। ठीक है, लखनऊ में पाया जाता है, हजरतगंज नामक स्थान पर ही, यहीं पास में ही है, और जिसका नाम प्रसिद्ध हॉकी भारतीय खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया था। ठीक है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं? Who among the following is the only Indian cricketer included in Times 100 Next list of 2025? बताइए। बताइए बेटा, अभिषेक शर्मा, रिंकू, यशस्वी या सुमन? तो भैया बहुत छोटा बालक जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल, ठीक है, एकमात्र भारतीय, एकमात्र क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर। टाइम्स मैगजीन के भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को दुनिया के 100 उभरते सितारों की लिस्ट में शुमार किया है। जायसवाल 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल इकलौते क्रिकेटर हैं। ओ, पोल तो काम ही नहीं कर रहा है। चलो, हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को का नया निर्देशक जनरल चुना गया है। वह किस देश के नागरिक हैं? जापान, अफगानिस्तान, कतर, मिस्र? बताइए। 25 से 29, बताइए भाई। खालिद एल एनानी, खालिद एल एनानी जो है ये मिस्र के, ठीक है, मिस्र के नागरिक हैं।
और इनको अभी विश्व के पुरातत्वविद और पूर्व पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री खालिद अल अनानी को 25 से लेकर के 29 की अवधि के लिए यूनेस्को का नया महानिर्देशक या निर्देशक जनरल सेलेक्ट किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्था के नेतृत्व में आने वाले पहले अरब होंगे। तो ये इसीलिए बड़े खास हो जाते हैं जो यूनेस्को का नेतृत्व करेंगे, और ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि इनको हासिल हुआ है। एल एनानी 6 अक्टूबर 2025 को इसमें मतदान में इन्होंने जीत हासिल करी है। चल जा भाई, नहीं ले रहा है, ठीक छोड़ो। साल 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? नाम तो सभी को तीन तीन लोगों को दिया गया था, तो नाम हमने ऑलमोस्ट याद कर लिए। अब आपसे पूछ रहा है कि दिया क्यों गया। बताइए क्यों दिया गया? तो भैया देखो, नई दवा, नए दवा अणुओं का आविष्कार नहीं सर। कृत्रिम जीवन यानी कि आर्टिफिशियल लाइफ नहीं सर। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में खोज नहीं सर। हमने दिया है मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास करने के लिए, और 3 लोगों को यह दिया गया है 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले व्यक्ति जिसका नाम है सुसुमु किटागावा, जो क्वेटो यूनिवर्सिटी जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है, और ओमर एम यागी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए को मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जिसे MOF विकास के लिए उनकी अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि सर भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। करिए। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जिसे हम CIIL बोलते हैं, ये कहां पर स्थित है आपको बताना है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो हुई है 17 जुलाई 1969 में। 17 जुलाई 1969 में, 17 जुलाई 1969 में। ठीक है, वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला, बताओ। कहां है बेटा? मैसूर में है, मैसूर, कर्नाटका, मैसूर। ठीक है, तो ये जो है आपका मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना आपको मैंने बताई दी। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन देखता था, MHRD देखता था, लेकिन अभी क्या है, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। मुख्य संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। स्थापना इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 को हुई, और कार्य है यह भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, मानव संसाधन विकास और सामग्री निर्माण के लिए समर्पित है। ठीक है, चलो बातें थोड़ा आप लोग कम करेंगे अगर तो और मजा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये बतियाना थोड़ा कम कर देंगे तो पढ़ने में आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल कह रहा है सर ये बताओ कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? खुशवंत जी ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? द लास्ट मूरलाइट मसाई, ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म, और बुरियल एट सी। बताइए कौन सी इन्होंने लिखी हुई है खुशवंत जी ने? खुशवंत सिंह की आत्मकथा। इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, सत्य प्रेम और थोड़ा द्वेष। सत्य प्रेम एंड थोड़ा द्वेष। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद है। बताइए कौन सी कृति है यहां पर? तो ये जो कृति है मैंने आपको बता ही दिया हिंदी में, तो नाम आपको समझ में ही आ गया होगा, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। ठीक है, खुशवंत सिंह की आत्मकथा ट्रुथ, लव एंड मैलिस, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य प्रेम और थोड़ा द्वेष है। यह पुस्तक उनके जीवन अनुभव और भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं पर उनके विचारों का विवरण देती है। ठीक है,
हिंदी अनुवाद आपका ये रहा। विवरण या आत्मकथा खुशवंत सिंह के जीवन के अनुभवों, राजनीतिक घटनाओं जैसे भारत का विभाजन और ऑपरेशन ब्लू स्टार, विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों के बारे में इसमें लिखा गया है। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है और करंट से रिलेटेड सवाल है। सवाल पूछता है कि सर ये बताइए 2025 के पद्म पुरस्कारों के संबंध में अधोलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। इसमें आप 1 मिनट ले लो, आराम से पढ़ करो, इसका आंसर करो। जल्दबाजी मत करना, इसमें आंसर करना जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। बताइए। तो भैया देखो, इसमें 21 महिलाएं शामिल हैं, ये गलत है। ठीक, कट जा भाई। पर्वतारोही बिछिंद्री पाल ये भी गलत है। ठीक है, इस बार इनको नहीं मिला है। सभी कथन सत्य हैं, ये तो गलत ही हो गया। आंसर हमारा 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी मिली है, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार यहां पर दिए गए हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, इसका डेटा नोट कर लेना, कई बार पेपर में पूछेगा। ठीक, अब देखो इसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई, पीओआई, ओ ओसीआई और 13 मरने के बाद मरणोपरांत लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। टोटल पुरस्कार में राष्ट्रपति ने 139 पुरस्कारों की मंजूरी दे दी है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। महिलाएं और अन्य कुल पुरस्कार विजेता में 23 महिलाएं हैं। ठीक, और ये 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको वो किया गया, इसको बताया गया है। अरे भाई चल जाओ, नहीं चलेगा। कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च करने की तैयारी में है। बताइए, कौन सी राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है। ओडिशा, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश। बताइए। बताइए बेटा। तो ये करने वाले जो राज्य हैं उनका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा ये कर रहा है बेटा, उड़ीसा यज्ञ ज्ञान मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च कर रहा है। और ये अगर आप देखोगे तो जगन्नाथ पुरी मंदिर की जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसको क्या किया जा रहा है, अब डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा। और डिजिटल आने के कारण फायदा ये हो जाएगा कि जो बहुत पुरानी किताबें हैं, जो बहुत पुराना कल्चर है, जो बहुत पुरानी पुरानी धार्मिक किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको हमें पढ़ने को मिल जाएगा और रिसर्च वगैरह में काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल कहता है कि ये बताइए, विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने स्नैच एंड टोटल लिफ्ट में कितने किलोग्राम भार उठा करके रिकॉर्ड बनाया है, वो भी नेशनल रिकॉर्ड है। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड है, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है हमारे देश की। मीराबाई चानू, बताइए क्या अवार्ड है इनके नाम, क्या क्या रिकॉर्ड बना है।
चलिए भाई, सॉरी, एक छोटी सी जरूरी कॉल आ गई थी। तो अगर हम मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने क्लीन एंड जर्क 115 किलोग्राम, टोटल 199 किलोग्राम का वेट उठाया है। ठीक है, देखो 2025 में 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115, टोटल 199 किलोग्राम। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? ध्यान से करना, ठीक है, भूटान के साथ नहीं मिलती है, आपसे पूछ रहा है। बताओ। बोलो भाई, भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती। अब भूटान कहाँ है? ये छोटू सा भूटान है। ठीक, अगर हम देखें तो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तो यहां से इसको टच करता ही है। ठीक है, सिक्किम भी टच करता है। भूटान किसके साथ सीमा नहीं मिलाएगी हमसे पूछ रहा है ना, किसके साथ सीमा नहीं मिलाएगी? सिक्किम के साथ मिलाती है, पश्चिम बंगाल के साथ मिलाती है, असम के साथ भी मिलाती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी मिलाती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी मिलाती है। लेकिन नहीं मिलाने की बात बोलेगा तो आप बोल देना सर मेघालय के साथ नहीं मिलानी है इसको। मेघालय गलत आंसर है। ठीक है, मेघालय इज द रॉन्ग आंसर। बिहार और मेघालय के साथ नहीं मिलाती क्योंकि बिहार का जो हिस्सा है वो यहीं से कट जाता है, ऐसे करके कट जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल, ये अगर आप देखेंगे यहां पर मैप में, तो ये आपका पश्चिम बंगाल जो कि भूटान से टच कर रहा है, ये आपका सिक्किम जो कि भूटान से टच कर रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि भूटान से टच कर रहा है, ये आपका असम का दिसपुर ये आपका टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सब टच करते हैं। लेकिन अब देखो मणिपुर, मणिपुर तो यहाँ पे है सर। मणिपुर सीमा लगाता है म्यांमार के साथ, मिजोरम सीमा लगाता है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश लगाता है म्यांमार के साथ, है ना, नागालैंड लगाता है म्यांमार के साथ। तो ये देख लीजिएगा। चलो अगला सवाल आ जाओ, कतर की मुद्रा का नाम क्या है? कतर की मुद्रा का नाम क्या है? कतर, रियाल, रूबल, वॉन, डॉलर। हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी इस पर सवाल किए थे, है ना, मुद्राओं पर भी सवाल किए थे। लास्ट वीक भी हमने सवाल किए थे। ठीक, बताओ। तो भैया बताओ, रियाल। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है सर? विदर्भ। विदर्भ, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह भारत में कहाँ है ना? बताओ। विदर्भ, विदर्भ अभी फिर अभी हाल ही में ये जो है आपका चर्चा में था क्योंकि इन्होंने एक क्रिकेट मैच जीता है। विदर्भ आपका महाराष्ट्र का अंग है बेटा, महाराष्ट्र का। ठीक है, और अगर विदर्भ की बात करें, अगर हम विदर्भ की बात करें तो महाराष्ट्र का जो विभाजन है, विदर्भ, विदर्भ भारत में महाराष्ट्र राज्य का एक भौगोलिक और प्रादेशिक क्षेत्र है जो राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और यह नागपुर और अमरावती दो संभागों को मिलाकर के बनता है। इसमें कई जिले शामिल हैं जैसे नागपुर, चंद्रपुर, है ना, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, यवंतमाल, वाशिम, है ना, गढ़चिरौली। इस तरह के कई सारे जो है राज्य यहाँ पर जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है सर ये बताओ कि बिना विधानसभा के
सदस्य निर्वाचित हुए, कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप में से किसी को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने की इच्छा है तो आप बन सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कैसे बनेंगे बताइए सर, कैसे बने हैं? बोलो, कैसे बनोगे? क्या तरीका है बनने का? तरीका हम बता देते हैं भाई। तरीका ये है, पहले तो मैं आपको बता दूं कितने महीने तक आप रह सकते हो। आप 6 महीने तक रह सकते हो। ठीक है, 6 महीने आप मजा काट सकते हो। अगर आप चुनाव नहीं भी लड़ रहे हो तब भी आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हो। ठीक, इसमें एक ट्रिक ये होती है कि कोई भी मंत्री चाहे विधानसभा का सदस्य ना हो, फिर भी वो 6 महीने तक पद पर बना रह सकता है। और इस 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? किसी भी सदन चाहे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर चाहे आप विधानसभा की किसी सीट से जीत जाओ या विधान परिषद की किसी सीट पर आपको नॉमिनेट कर दिया जाए, तो आपका जो पीरियड होगा वो आगे बढ़ जाएगा, आपका जो वर्किंग पीरियड होगा वो आगे बढ़ जाएगा। यदि वह 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव नहीं जीत पाते तो भैया पद छोड़ देते हैं, बात खत्म। यानी कि 6 महीने का मजा काट करके फिर किनारे हो जाते हैं। आर्टिकल 164(4) में यह वर्णित है। अधिकतम समय 6 महीने होता है। आवश्यकता इस अवधि के भीतर मंत्री को विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य बनना पड़ता है। परिणाम, मंत्री 6 महीने की अवधि में सदस्य नहीं बन पाता तो अपना पद के इस्तीफा देकर के घर चला जाता है, बात खत्म, सीधी सी बात है ना। तो आराम से आप बन सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई, हालांकि विधान परिषद में नॉमिनेशन मिल जाता है जल्दी, है ना, जब ऐसा कोई खास किसी को किया जाता है तो उसको वहां पर नॉमिनेट कर दिया जाता है। चलो अगला सवाल करो। हम्म, बोला बोला बाबू, बोला हो बाबू, बोला, बतावा का हो ये आंसर। तो बाबू यहाँ पर नासा द्वारा प्रक्षेपित इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशंस प्रोबो IMAP का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो ये है कि जो सौर कण हैं, जो सूरज पर कणों की ऊर्जा है, उनका अध्ययन करना और हेलिओस्फीयर की सीमा का मानचित्रण करना है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक, देखो बिल्कुल सही उत्तर है। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि सर ये बताओ कि भारत में पशुधन क्षेत्र की CAGR यानी कि यौगिक वार्षिक वृद्धि कितनी है और यह कृषि GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थात सकल मूल्य वर्धित में कितनी योगदान देती है? 63.56, 25%, 27.39, 5.3%, 12.77%, 3.1% और 8 करोड़ 22। बताइए, बताओ जी। हम्म, चलो जी, तो ये आंसर हो जाएगा सर 12.77, 12.77% तथा 31%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में नोट कर लो अगर चाहो तो, मन करे तो कर लो। ठीक है, 2014-15 से 2022-23 के बीच का आंकड़ा है ये। भारत में पशुधन क्षेत्र में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, 12.99% यानी कि 99% है। और 2014 से 15, 2022 से 23 तक ये पूरा का पूरा आंकड़ा निकाला गया है, जिसमें यह कृषि GVA में लगभग 30.23% का योगदान देता है। ठीक है,
चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठक में भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है पता है बेटा? लोक लेखा समिति का काम क्या होता है जानते हो? लोक लेखा समिति का काम होता है कि जब जो कैग साहब होते हैं हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग साहब जो रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, और वो रिपोर्ट इनको दे देते हैं, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है, इनको क्या नाम है, इस समिति को, लोक लेखा समिति को देते हैं और लोक लेखा समिति फाइनल रूप से इसको करती है। ठीक, चलो जरा मुझे ये बताओ कि इसमें कौन शामिल रहेगा? तो भाई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ना, महान्यायवादी और महाधिवक्ता का कोई काम थोड़ी होता है लोक लेखा समिति की बैठक में। अब अगर हम बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, इनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कैग, और इनके नाम में लिखा है नियंत्रक। नियंत्रक जैसा कोई काम इनके पास है ही नहीं, मतलब नियंत्रण, कंट्रोलर है ही नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंट्रोल करने का काम इनके पास, ये पावर इनके पास है ही नहीं। तो फिर सर नियंत्रक क्यों लिखा है? इनका काम क्या है? इनका काम है, देखो भारत में हम जब पैसा देते हैं, मतलब जब हम बजट पास करते हैं, आप देखो बजट पास करते हैं तो क्या हम कैग से पूछने जाते हैं? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पूछने जाते हैं? नहीं पूछते सर, हम बजट पास कर देते। बजट पास करने में मंत्री और वित्त मंत्रालय वगैरह सब अपने अपने हिसाब से बजट को बनाते हैं और पास कर देते हैं या दे देते हैं। इसमें हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से नहीं पूछते। अगर इसके नाम को सही रूप से देखा जाए तो इससे पूछना चाहिए कि भैया ये पैसा इतना दिया जाए कि नहीं दिया जाए, अप्रूवल लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया जाता। ठीक, इनका काम क्या होता है कि जब पैसा खर्च हो जाएगा, जब पैसे का खर्चा हो जाना, पैसा खर्चा हो जाए तो खर्चा होने के बाद इनको चेक करना होता है कि वो फंड, जो पैसा हमने दिया था, वो सही जगह यूज हुआ कि नहीं, ठीक है, वो उसी परियोजना में लगा कि नहीं, है ना, उसका कोई घपला तो नहीं हो गया, घपला तो नहीं हो गया। तो ये सब काम चेक करने का काम किसका हो जाता है? कैग साहब का हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कैग साहब के पास खाली चेकिंग का पावर है, बाकी कोनो पावर यहां है नहीं इनके पास। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। चलो देखो क्या होता है भाई, लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेते हैं क्योंकि समिति की रिपोर्ट जो होती है, समीक्षा उनके हाथों उनके द्वारा ही होती है। कैग समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। वे बैठक में भाग लेते हैं और समिति की सहायता करते हैं कि भाई हमने जो जो किया बता देंगे आपको क्या क्या किया है, वही काम इनका होता है। अगला सवाल आपसे कहता है कि सर राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन भारत पशुधन के तहत कितने पशुओं का डिजिटल पंजीकरण किया गया है? अब सोचो, पशुओं का भी हम डिजिटल पंजीकरण कर दे रहे हैं, है ना, डिजिटल पंजीकरण कर दे रहे हैं। बताओ बताओ कितने पशुओं का पंजीकरण हमने किया है? बताओ। कितने पशुओं का पंजीकरण किया है? 353 मिलियन, 353 मिलियन, ठीक है, 353 मिलियन। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन भारत पशुधन माध्यम से भारत ने एक डिजिटल पहचान प्रणाली विकसित की है जिससे पशुओं का पता लगाना, रोग का शीघ्र पता लगाना और पशु उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव हो पाता है। अब तक 353 मिलियन से अधिक पशुओं और 94 मिलियन पशुपालकों का पंजीकरण हो चुका है। ठीक, अगला सवाल आ जाओ। संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डे ऑफ यूएसए, ठीक है, बताइए। बताओ बेटा।
बताओ किस दिन मना दें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस आपको जब मनाना पड़ेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है आपका 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ठीक। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस, जिससे स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन 4 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की याद में मनाया जाता है। यह घोषणा 13 उत्तरीय अमेरिकी उपनिवेशों को ग्रेट ब्रिटेन से अलग होने की जानकारी देता है। ठीक। चलो भैया अगला सवाल आ जाओ। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। बताइए। बताइए। बताओ केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। बहुत फेमस जगह है, शायद आप लोगों को पता हो। ठीक है, इसका आंसर होता है बेटा चेन्नई। ये चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु, स्थापना 24 अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक प्रयोगशाला के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्षेत्रीय केंद्रीय कानपुर में इसका एक क्षेत्रीय केंद्र भी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चमड़ा उद्योग का समर्थन करता है। चलो अगला सवाल आ जाओ भाई। अगला सवाल कहता है कि ये बताइए किस देश ने भारत के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसे 44वें FAO सम्मेलन में समर्थन दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, चीन। बताइए। बताइए। बताइए बेटा। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसमें 44वें FAO सम्मेलन को समर्थन किया है। तो ये बेटा आयरलैंड में हुआ है, आयरलैंड ने इसको समर्थन दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें आयरलैंड की तो यहाँ पर भारत ने आयरलैंड के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है, जिसमें 44वें FAO सम्मेलन ने समर्थन दिया है। यह प्रस्ताव अब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विचार किया जाने की उम्मीद है और भारत और आयरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए प्रस्ताव को संयुक्त रूप से सह प्रायोजित किया है। इस प्रस्ताव को 44वें FAO सम्मेलन में समर्थन है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इस पर विचार करने की उम्मीद है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है बेटा? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सर ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? बहुत ध्यान से समझना, आपसे पूछ रहा है जी, नहीं है। बताइए। नहीं है आपसे पूछ रहा है बेटा। बताओ क्या आंसर होगा? अगर हम बात करें झावेरी बहनें, झावेरी बहनें भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है, ये मणिपुरी नृत्य की हैं झावेरी बहनें।
ये आपके भारतनाट्यम से नहीं है, ये आपकी मणिपुरी नृत्य से है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, झावेरी बहनें, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें रुक्मणी रुक्मणी देवी, अरुणडेल और टीबी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये तीनों लोग आपकी कहां से संबंधित हैं, ये तीनों लोग आपकी भरतनाट्यम की प्रमुख हैं। ठीक है, जिसमें अगर बाला सरस्वती की बात करोगे तो इन्हें भारतनाट्यम की महारानी के रूप में जाना जाता है। देखो, अगर हम बात करें रुक्मणी देवी अरुणडेल की, तो भारतनाट्यम की एक प्रमुख नृत्यांगना थी जिन्होंने नृत्य के मतलब इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था, रीडिजाइन किया था। ठीक है, और लोकप्रिय बनाने में इसको इंपॉर्टेंस दिया था। फिर टी बाला स्वामी, टी बाला सरस्वती भारत नाट्यम की एक महान और प्रतिभाशाली नृत्यांगना है जिन्हें अक्सर भारतनाट्यम की रानी भी कहा जाता है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में बड़ी फेमस है ये। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़े और उसे बदल करके उसका नाम रख दिया गया मोहन वीणा रखा? बताइए, मोहन वीणा। बताओ। बताओ क्या पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है? तो ये हैं पंडित शशि मोहन भट्ट जी। ठीक है, शशि मोहन का कई जगह पर नाम विश्व मोहन भी मिलता है। ठीक है, शशि मोहन जी, या कहीं जगह पर विश्व मोहन भी मिलता है इनका नाम, तो ध्यान रखिएगा। शशि मोहन या विश्व मोहन जो भी दिख जाए, विश्व मोहन दिख जाए या शशि मोहन, तो ये दोनों ही आंसर सही है, पंडित विश्व मोहन या शशि मोहन। पश्चिमी हाइयान गिटार को संशोधित किया इन्होंने, रिकंस्ट्रक्ट किया और उसमें नए तार जोड़े, और जब नए तार जोड़ दिए तो इन्होंने अपने नाम से इसको नाम दिया मोहन वीणा, मतलब अपने नाम को उसमें ऐड कर दिया वीणा के साथ। ठीक है, और इसके लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन द्वारा कहां आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? बताओ। दो दिन का। बताइए बेटा, डुगोंग, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? आपका तमिलनाडु की पाक खाड़ी में, पाक खाड़ी तमिलनाडु, कहाँ पर? पाक खाड़ी तमिलनाडु। यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की पाक खाड़ी में आईयूसीएन द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। या मान्यता 2025 में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान दी गई थी। स्थान है आपका तमिलनाडु की पाक खाड़ी। मान्यता है 2025 में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस में। स्थापना है या रिजर्व सितंबर 2022 में स्थापित किया गया था। और महत्व है या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और डुगोंग के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। चलो अगला सवाल। 68th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जिसे बोलते हैं 68th कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025 में कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मनीला, ब्रिज टाउन या फिर लंदन? बताइए कहां पर इसका आयोजन किया गया है?
हम्म, बताओ बेटा। तो ये आपका ब्रिज टाउन बारबाडोस, ब्रिज टाउन बारबाडोस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में आयोजित 68th कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की अध्यक्ष सू लाइन्स से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा की, जो वर्ष 2020 के बाद लगातार मजबूत हुई है। अगला सवाल, मुगल चित्र शैली की विशेषता क्या है? युद्ध दर्शन, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्र या फिर सभी? बताइए। बताइए। तो भैया, अगर आप मुगल चित्रकारी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो युद्ध दृश्य भी दिखते हैं, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी दिखते हैं, दरबारी चित्रण भी दिखते हैं, यानी कि आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है भाई। ठीक, अगला यहां पर देख लो जरा। तो दरबारी चित्रण हमको देखने को मिलता है क्योंकि शाही दरबार के दृश्य देखने को मिलते हैं, स्वागत समारोह, बादशाह के चित्र आदि देखने को मिलते हैं। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य की बात करें तो जहांगीर जैसे सम्राटों के विशेष रुचि के कारण पक्षी, जानवरों और फूलों के प्राकृतिकवाद और यथार्थवाद चित्रण भी मुगल शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर चित्रकारी वगैरह तो मुगल काल में आपने देखा ही है कि काफी बेहतर ढंग से ये जो है डेवलप हुई है ना। ठीक है, बताओ। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल स्वच्छ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, किसी भी प्राकृतिक आपदा से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए साझा भंडारण निर्मित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गहरे समुद्र से तेल और खनिज का अन्वेषण। अब देखो, अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल में कई सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं। मेन आंसर आप लगाओगे स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में अगर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं वो दो। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को हम लोग कम करना चाह रहे हैं, इसका जो उत्सर्जन है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, उसको डाउन करने की बात कर रहे हैं, सीमित करने की बात करें कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो औद्योगिक देशों को कुछ सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को सीमित और कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं। ठीक, प्राकृति प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करना है, जिसके लिए मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन है उसको कंट्रोल करने की बात यहां पर बोली जा रही है। अगला सवाल, ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एनबीडी कहते हैं, ने वित्त वर्ष 2022 से 26 रणनीति के तहत सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में अपने कुल वित्त पोषित प्रतिबद्धताओं का कितना परसेंट प्रदान करने का लक्ष्य यहां पर रखा है, बनाया है? बताइए।
कितना लक्ष्य यहां पर रखा है? 10%, 20%, 30%, 40%? बताओ भाई। कितना लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य की सीमा है 30%, 30%, 30%। ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी ने वित्त वर्ष 2022 से 26 रणनीति के तहत सदस्य देशों की जो राष्ट्रीय मुद्राओं का कुल वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं का 30% प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, और यह लक्ष्य बैंक की 5 सालों की रणनीति का हिस्सा है। ठीक है। उद्देश्य है सदस्य देशों को उनकी अपनी मुद्राओं के संसाधन उपलब्ध कराना, और विवरण जो है वो सदस्य देशों के साथ कुल प्रतिबद्धताओं का वितरण मौजूदा बाजार की स्थिति, नियमों और मूल्य निर्धारण के साथ के आधार पर भिन्न हो सकता है। अगला एक कप है जिसका नाम है राइडर कप। राइडर कप आपसे पूछता है कि किस खेल का टूर्नामेंट है? लॉन टेनिस या लॉन्ग टेनिस बोलते हैं, लॉन टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन, क्रिकेट या गोल्फ? बताइए राइडर कप। राइडर कप। बताइए। बताइए बेटा। बताइए। तो भैया राइडर कप खेला जाता है गोल्फ में। गोल्फ में, ठीक है। एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है जो हर 2 साल में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष गोल्फ टीम के बीच खेला जाता है, और यह द्विवर्षीय यानी कि 2 वर्ष में एक बार टीम प्रतियोगिता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच बारी बारी से आयोजित होती है। इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलो भैया कर दो जरा इसका आंसर। बताइए। बताओ। बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम की अगर हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, विंस इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, और यह पुस्तक भारत की स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और विभाजन के दौरान आजाद के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों का एक ज्ञानवर्धक विवरण है। यह पुस्तक आजाद के दृष्टिकोण से भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनकी भूमिका का प्रत्यक्ष विवरण देती है। इसमें 1935 से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक की राजनीतिक घटनाओं, कांग्रेस के आंतरिक कामकाज और भारत के विभाजन से जुड़े घटनाक्रमों पर भी जानकारी यहां पर दी जाती है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर खत्म करते हैं, ठीक है। दिस लास्ट क्वेश्चन। कौन सा सही नहीं है, बस फटाक से बता दो फिर खत्म करते हैं। कौन सा इसमें सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है बेटा?
ठीक है। इसमें जो गलत है बेटा वो तंबाकू निषेध दिवस है, ये 5 मई को नहीं होता। 5 मई को हम मजदूर दिवस भी मनाते हैं, लेकिन तंबाकू निषेध दिवस जो है वो हम 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ भी रखे हैं। बाकी बिहार में किसी भी प्रकार की वैकेंसी की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार के पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जा करके उस वैकेंसीज को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल चाहिए होगी तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन अंकित द्विवेदी सर PW। ठीक है, आपको यहां पर भी मेरी टेलीग्राम यहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।